कुछ और? आप कैसे आई इस फील्ड में? आपकी फैमिली का क्या शौक था, आपके पेरेंट्स का? मोस्टली जो डॉक्टर बनने का शौक होता है तो पेरेंट्स को होता है, वो बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनाते हैं। तो तो शायद मैं फैमिली में ही था और मुझे ऐसा कोई खास शौक नहीं था, बट बाद में हो गया। जैसे कि मेरी अम्मा की बड़ी ख्वाहिश थी कि जी डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, बट मैंने कोई उनकी बातों पे कान नहीं धरा। और सब कुछ स्टार्ट करने के बाद जब एक फैमिली स्टार्ट हो गई, जब बच्चे छोटे थे, तब मैंने दोबारा से अपनी स्टडीज स्टार्ट की थी और फिर जो है इस फील्ड में आई मैं। अच्छा, अच्छा। यानी आपने एक फैमिली लाइफ के साथ स्टार्ट किया अपना सफ़र। यस, यस। ठीक हो गया। और मैम फैमिली में भाई-बहन वग़ैरह कोई और मेडिकल में? कोई भी नहीं। अच्छा, सिर्फ़ आप आई हैं। मेरे मतलब खानदान में आप कह सकते हैं, लाइक पूरे ददियाल के अंदर जो है, ननियाल में तो सच नहीं, लेकिन ददियाल में आपको हर घर में एक से दो डॉक्टर्स हैं, सर्जन आपको हुँ, 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 मिलेंगे, हुँ। लाजमी मिलेंगे। काफी मतलब पूरा भरा हुआ, सबको बहुत शौक था। हुँ, हुँ। सारे मौजूद है। ननियाल में कोई भी नहीं है, बट ददियाल मेरा माशाल्लाह पूरा जो है कजन्स हैं। और पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। और डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट से उन्होंने पढ़ा हुआ है, तो एक मतलब हर घर में एक से दो डॉक्टर मौजूद है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। सो उसके साथ-साथ मैम जब आप फैमिली लाइफ़ स्टार्ट की तो आपको मुश्किल नहीं पेश आई स्टडीज़ के? सारा मसला ये है फरहान, कि जब आपको शौक होता है किसी चीज़ का, या आप ठान लेते हैं, हुँ। तो अल्लाह ताला रास्ते बनाते चले जाते हैं। हाँ, तो बिल्कुल। वो एक शौक था, बल्कि अब मैं तो अभी भी पढ़ ही रही होती हूँ, तो बल्कि उल्टा मेरे बच्चे, फैमिली मुझे सपोर्ट करती है कि जी अच्छा आपको पढ़ना है, आप पढ़ लीजिए। सारे लोग ही मुझे सपोर्ट करते हैं कि जी अच्छा आपको स्टडी करनी है और फर्दर स्टडीज़ करनी है, तो कोई बात नहीं, आगे पढ़ें और पढ़ें। हुँ। तो एक शौक था, फिर सपोर्ट थी, तो कभी कोई मसला नहीं आया, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अच्छा। और मैम आउट ऑफ कंट्री का भी एक्सपोज़र हुआ? बिल्कुल, रेगुलर जाती रही। अब तो कोविड की वजह से थोड़ा-सा अच्छा। गैप आ गया, बिकॉज़ हर किसी को अपने घरों में बंद कर दिया है, वरना जो है रेगुलर बेसिस पे, मतलब मैं कराची के अलावा जो है यूएई में अपने रेगुलर अपना ओपीडी करती रही हूँ। अच्छा, और अच्छा। हर दूसरे महीने मेरी ओपीडी वहाँ पे मतलब रेगुलर चलती थी। बहुत अच्छा क्लाइंटेल, अच्छे पेशेंट्स वहाँ पे मौजूद हैं। हुँ। उसके अलावा जो है अभी तक ओपीडी के हवाले से अगर देखा जाए, पेशेंट्स देखने के हवाले से, तो यूएई है जो मेरा सेकंड होम है। और वहाँ पे मेरा जाना मतलब यूँ समझ लें कि तकरीबन 4 साल से मैं वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे जा रही अच्छा, हूँ अच्छा। और प्रैक्टिस कर रही हूँ। और बाकी तो काफ़ी जगहें देखी हुई हैं, घूमी हुई हैं, चलता रहता है। अब दोबारा से अल्लाह करे ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं कम हुँ, हो हुँ, जाएँ हुँ, हुँ। और फ्लाइट्स ओपन हो, तो हम पाकिस्तानी दोबारा से निकलना शुरू करें। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, कोविड की वज़ह से काफ़ी ब्रेक आया सारी जगहों बहुत पे, ज़्यादा, यस। ऐसा ही है। सो मैम डर्मेटोलॉजी में शौक क्यों हुआ? गायनी में जाती हैं ज़्यादातर फीमेल्स। डर्मेटोलॉजी भी नहीं कहूँगी मैं, मतलब ख़ास मेरा बचपन का शौक है, जैसे बच्चों को होता है कि स्किन केयर का, मुझे शुरू से शौक था। अच्छा, मतलब अच्छा। बहुत बचपन से, बहुत छोटी उम्र में जब बच्चियाँ इतनी लापरवाह होती हैं, मैं उस वक़्त भी स्किन का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखती थी। और नई-नई चीज़ें निकालना, नए-नए प्रैक्टिकल करना, कुछ ना करो, बहुत छोटी एज का मैं बता रही हूँ। और जब मैं मैट्रिक में थी, उसी वक़्त मैंने पूरा ब्यूटिशियन का भी, मेकअप भी, हेयर स्किन केयर भी, सारी चीज़ें स्टडी करना शुरू कर दी थी, मतलब स्कूल लाइफ़ से ही। हुँ, हुँ, तो हुँ। ये अच्छा, तमाम चीज़ें जमा कर, वो एक जो शौक होता है ना कि आपको लाइक स्किन केयर का इतना शौक है कि उसके लिए आपने कुछ भी कर लेना है। हाँ, तो हाँ। जब बाद में जब मैंने अपनी स्टडीज़ स्टार्ट की, लाइक मेडिसिन की तरफ आई, तो फिर वो एक बचपन की एक हैबिट थी और उसकी केयर चल रही थी, तो उसमें ये है कि मेरे लिए ये ज़्यादा ईज़ी था। जब मैंने अपना जो एमडी का थीसिस बनाया था, तो हुँ, उसमें हुँ। पूरी स्किन केयर ही मैंने की थी, उसको कवर किया था। अच्छा, अच्छा। बाल भी थे कि ब्यूटी को मैंने कवर किया था, कि ब्यूटी मुझे अट्रैक्ट कर, मतलब उसमें था, मेरा शौक उसी में था। तो मैंने ब्यूटी पूरी कवर की थी, तो फिर मेरी प्रैक्टिस ही उसमें हो गई, होते-होते अब एज़ स्किन स्पेशलिस्ट जो है मैं अपना कर रही होती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अपना कराची में एस्थेटिक सेंटर हुँ, 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 रन हुँ। कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा जा रहा है। और जितनी प्रोडक्शन है या जितनी प्रोडक्ट्स हैं, वो सारी जो है कोशिश ये है कि कुछ ऐसी नई चीज़ हो जो कि हमारे चेहरे को ये नहीं कि सिर्फ गोरा कर दे, हाँ, पर हाँ, स्किन हाँ। की कंडीशन को बेटर कर दे। हुँ, हुँ, हुँ। तो मैम आपके हस्बैंड भी इसी में मेडिकल में? जी बिल्कुल। अच्छा, वो भी इसी में है। और मैम इस हवाले से जो आपने बताया कि आपको इसका शौक था, तो ये जो हमारी क्योंकि बहुत सारी अब आ गई हुई हैं फ़ील्ड्स, तो इसमें बहुत सारे लोगों के ये भी खदशात भी होते हैं लाइक हेयर ट्रांसप्लांट के हवाले से। और फिर इस तरह हमारी जैसे कि कॉस्मेटिक सर्जन्स के हवाले से, क्यों कहते हैं कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो स्किन पे नेगेटिव उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। कुछ ने कहा कुछ ऐसे कैंसर कॉजिंग एजेंट्स भी हैं जो यूज़ होते हैं।
तो ये सब क्या कन्फ्यूजन्स हैं, ऐसा है क्या मामलात हैं ये? देखिए साइड इफ़ेक्ट्स तो हर चीज़ के होते हैं, बट सारा मसला ये होता है कि मैं एक छोटी-सी बात करती हूँ, अगर हम नेचुरोपैथी की तरफ जाएँ या नेचुरल ट्रीटमेंट्स की तरफ जाएँ या स्टडी करें, तो हमें अंदाज़ा होगा कि अगर हम पानी की बात करते हैं, तो पानी का भी मिकदार मतलब मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल ज़रूरी होता है। हुँ, पानी एक बेसिक हमारी नीड है, नेसेसिटी, अगर हम उसको भी मिसयूज़ करें या ज़्यादा करें तो हमें नुकसान पहुँचाएगा। अच्छा, ये जो आपने भी सवाल किया हेयर ट्रांसप्लांट या बाकी चीज़ों के हुँ, हवाले हुँ, से, इनमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि खुदा ना ख़ास्ता उसके कोई बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हों। सिर्फ़ ये है कि आप प्रोसीजर कर कौन रहा है और किसके ऊपर किया जा रहा है। उसके डूज़ एंड डोंट्स जो है, जैसे कहता है कि भई किस एज में करना चाहिए, किस वक़्त उसकी रिक्वायरमेंट है, उसके लाइक उसकी जो केयर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। लाइक अगर हम कहते हैं कि जी अगर हम किसी को CO2 कर रहे हैं, CO2 बहुत माइल्ड सा प्रोसीजर है, बट उसका डाउन टाइम भी 10 टू 15 डेज़ है। अब वो जो भी करवाने वाला है वो दूसरे दिन अपनी स्किन को स्क्रैच कर लेगा, तो उसको रिज़ल्ट नहीं आएगा बल्कि स्किन डैमेज हो जाएगी। हुँ, हुँ, तो इस तरह से जितने भी प्रोसीजर्स हैं, चाहे वो सर्जिकल हो, चाहे इन्वेज़िव हो, उन सब के लिए जो ज़रूरी है, एक तो आपने जो अपना सिलेक्शन जो करना है, आपके जो डॉक्टर का जो सिलेक्शन है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो आपका जो डॉक्टर है, आपका जो भी सर्जन है या कॉस्मेटोलॉजिस्ट है या डर्मेटोलॉजिस्ट है, जो भी है, वो आपकी प्रॉब्लम को समझते हुए आपको जो उन्होंने गाइड किया है, आपने उस चीज़ को प्रॉपर फ़ॉलो करना है। ठीक हो गया, और जो प्रोफ़ेशनल्स होते हैं, उनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं आता है। ठीक हो गया। और कुछ मैम ऐसे भी मेरे फ्रेंड्स ने फीडबैक दिया कि एक दफ़ा ट्रांसप्लांट करवाने के बाद उनको दोबारा करवाना पड़ा, ये क्यों है? अच्छा देखिए, ट्रांसप्लांट की अगर आप बात करते हैं, ट्रांसप्लांट का होता ये है कि ट्रांसप्लांट जो एक डोनर एरिया है, वहाँ से आपके रूट्स हुँ, निकाल के हुँ, बालों में लगाए जाते हैं। अच्छा, अब आपके जो स्कैल्प के अंदर है, उसकी जो सेल्स हैं, वहाँ पे मतलब वो इतने कैपेबल हैं, उनके अंदर ज़िंदगी मौजूद है, वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ डॉक्टर का कसूर नहीं होता कि उन्होंने ट्रांसप्लांट गलत किया है। आपकी अगर आपका लाइफ़स्टाइल सही नहीं है, आपका रूटीन सही नहीं है, आप उसकी हुँ, केयर सही नहीं करें, तो जो आपने रूट्स लगाई हैं, वो सब खत्म हो जाएँगी, झड़ जाएँगी। हुँ, जैसे कि जब हम बाल लगाते हैं, तो 8 मंथ्स के बाद उन बालों को झड़ जाना होता है और वहाँ से न्यू आपकी हेयर ग्रोथ स्टार्ट होती है। तो ऐसा उसमें कुछ भी नहीं है कि आप 100% श्योरिटी नहीं है कि अगर ट्रांसप्लांट किया है, तो आपके बाल आएँगे ही आएँगे। हुँ, आपका लाइफ़स्टाइल, आपकी डाइट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका अपना रूटीन, एक लाइफ़ जो है ना, ये कहें कि लाइफ़स्टाइल, किसी भी चीज़ के रिज़ल्ट्स के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपका लाइफ़स्टाइल क्या है। अगर आप एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल गुज़ार रहे हैं, आपकी बॉडी के अंदर तमाम न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मौजूद हैं और आपकी लाइक कहेंगे आपका स्कैल्प इतना स्ट्रॉन्ग है, उसके अंदर सेल्स अलाइव हैं, तो आपका ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हो जाएगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके बाल बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं और बहुत से ऐसे भी हैं जो कि फौरी तौर पे उनका ट्रांसप्लांट ज़ाया हो जाता है। हाँ, हाँ। तो इट डिपेंड्स अपॉन उनकी अपनी कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक हो गया। और जो मैम स्किन केयर के हवाले से मेल्स और फीमेल्स दोनों के जो कहते हैं पिंपल्स निकल आना और स्पेशली गर्मियों में समर में इस तरह की चीज़ें, तो ये जो इसकी केयर के लिए जो यूज़ करते हैं ये सारी चीज़ें लाइक फेस वॉश से लेके सारा ये पॉजिटिव है सब यूज़? बिल्कुल, बिल्कुल, आप कर सकते हैं। देखिए, सारा मसला ये है कि वही दोबारा मैं बात करूँगी, आपको पता होना चाहिए कि आपका जो भी यूज़र है, उसको पता होना चाहिए उसका इश्यू क्या है, उसकी स्किन टाइप क्या है। ये हुँ, तमाम चीज़ें जो है बहुत इम्पोर्टेंट हैं। बिल्कुल ठीक है। और जो इसमें थोड़ा-सा मुझे ये बताइएगा कि जो ट्रेडिशनल हमारी पुरानी चीज़ें थी लाइक ऑयल करना हेयर्स के साथ और साथ और स्किन के ऊपर भी कुछ करते थे और अब न्यू आ गई हमारी ये चीज़ें। इनका पहले का और अब का कोई डिफ़रेंस है या सेम रिज़ल्ट्स हैं? नहीं, बिल्कुल पहले जो चीज़ें होती थी, हुँ, हुँ। कुछ भी कह लें, लेकिन उसके फ़ायदे ज़्यादा होते थे। फ़ायदे हम ज़्यादा थे। एडवांस तो बहुत हो गए हैं, हाँ, लेकिन हाँ, हाँ। हम पीछे अपना जा रहे हैं, अपनी नेचर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ऑयलिंग आज भी ज़रूरत है। अगर आप प्रॉपर ऑयलिंग नहीं करते, आपकी हेयर ग्रोथ नहीं होगी। क्लींजिंग आपको आज भी ज़रूरत है। हम क्लेयोपेट्रा की बात अगर करें, मलका नूरजहाँ की बात करें, जो मतलब ज़ाहिर-सी बात है, ये बहुत पुराने नाम हैं, बहुत उस वक़्त ये जो मलकाएँ थीं, ये क्वीन्स जो थीं, अपनी स्किन की केयर करती थीं हुँ, और उस वक़्त जो चीज़ें इस्तेमाल करती थीं, वो आज हम बड़े शौक से बना रहे होते हैं और इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इट मीन्स आपको ज़रूरत हमेशा है और वो चीज़ें नुकसान नहीं पहुँचाती थी। लाइक अगर आपका रोज़ वाटर है,
आपका ऑयल है, आपका जो है मिल्क है, ये तमाम जो नेचुरल चीज़ें हैं वो आपको कभी उन्होंने नुकसान नहीं पहुँचाया। और अभी भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको नुकसान नहीं पहुँचाते। उसकी जगह आप कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, उसको इस तरह कह सकते हैं कि हम कहेंगे कि 3 दिन में रंग गोरा हो जाएगा, या झटपट आपके रंग से मतलब आपका चेहरा साफ हो जाएगा, या दानों को ख़त्म करने के लिए कोई ऐसी चीज़ दे दी जाए, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स लाज़मी होते हैं। तो अब फिर तमाम लोग जो है वापस कहना चाहिए कि अपने नेचर की तरफ वापस जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? उनको पता है कि वो जो नेचुरल चीज़ें हैं, उसका फ़ायदा थोड़ा स्लो होगा, बट उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। तो पहले की जो चीज़ें थी स्टिल अभी तक जो है वो ज़्यादा मुफ़ीद है। और अब तो मोस्टली डॉक्टर्स भी रिकमेंड कर रहे होते हैं, कंपनीज़ भी रिकमेंड कर रही होती हैं कि जी आपने ऑयल भी लगाना है, बल्कि अपनी प्रोडक्ट्स में वो चीज़ें ऐड भी कर रही होती हैं। ठीक हो गया। और एक क्वेश्चन मुझे इनबॉक्स किया है, उन पूछ रहे हैं कि इसका विटामिन्स का क्या रोल है जो हमारे हम लेते हैं टैबलेट्स की सूरत में, इसका क्या इफेक्ट हो है या नहीं है, और कुछ कह रहे हैं हमने यूज़ किया लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। देखिए मसला ये है कि विटामिन्स कौन से यूज़ किए, क्यों यूज़ किए और क्या सोच के यूज़ किए और कब तक यूज़ किए। अच्छा। विटामिन्स जो है एक आर्टिफिशियल फॉर्म है जो कि हमारी बॉडी की नीड है। हम अगर खाना खा रहे हैं, मिसाल के तौर पर अंडा खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, दही इस्तेमाल कर रहे हैं, सब्जियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, उन सब के अंदर एक पूरे न्यूट्रिएंट्स वैल्यू है उसकी, और उसके जो विटामिन कंपोजिशन है उसकी हमारी बॉडी के हिसाब से अल्लाह ताला ने बनाई है। एक इंसान को एक विटामिन ए दिन में कितना चाहिए, हाँ। विटामिन सी कितना लेना है, ई कितना लेना है, के लेना है, तमाम विटामिन्स मिनरल जो है अलग, अपना मैग्नीशियम है, आपका जो है कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, इन सब की हमें ज़रूरत है। हाँ। अच्छा होता क्या है, हम डाइट कॉन्शियस भी हो गए हैं और हमारी डाइट ख़राब भी बहुत हो गई है। बिल्कुल। हम जो है झटपट वाले खाने खा रहे हैं या पैक्ड फूड खा रहे हैं, तो हम अपनी ग़िज़ा अपनी बॉडी को वो प्रॉपर ग़िज़ा नहीं देते जो कि हमारी ज़रूरत को पूरा कर सके। उस कमी को पूरा करने के लिए हमें आर्टिफिशियली विटामिन्स लेने पड़ते हैं। लाइक अगर आपके, हम कहते हैं कि स्किन के ऊपर जो है आपको लगता है हमको धब्बे आ रहे हैं, या किसी भी वजह से एक निशान रह जाता है, तो हम कहते हैं जी विटामिन सी का इंटेक शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर विटामिन सी कम हो गया है, जिसकी वजह से स्किन अपना कोलेजन भी खो रही है और आपके स्किन के ऊपर धब्बे आना शुरू हो गए हैं। तो विटामिन सी इट मीन्स आपकी बॉडी में कम है, तो आप विटामिन सी उस वक्त तक खाएंगे जब तक आपको फ़ायदा नहीं हो रहा। और अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो आपने किसी से कंसल्ट करना है, इसलिए कि उसकी जो डोज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ 1 हफ्ते में या 1 महीने में काम नहीं करती, स्पेशली विटामिन्स, जब तक आपकी बॉडी की वो नीड पूरी नहीं होती है। अगर आपकी बॉडी में आयरन कम है, आपकी बॉडी में बायोटिन कम है, विटामिन डी कम है, तो जब तक वो अपना एक एवरेज लेवल पे नहीं पहुँचता है, तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। ठीक हो गया, यानी ये उसके सारा लिए आप विटामिन उस वक़्त खाएँगे आप। बैलेंस करना होगा। बिल्कुल। ठीक हो गया। और इसके साथ साथ जो मैम हमारे जो डैंड्रफ का है वो भी इसी वजह से है, हमारे एनवायरनमेंट की वजह से और हमारी डाइट की वजह से। एनवायरनमेंट की वजह से है, और उससे ज़्यादा हमारे लाइफ़स्टाइल की वजह से। हम बहुत बिज़ी हो गए हैं, हमें जो है नहाने के बाद जल्दी से ब्रश करना है और भाग जाना है। हमारे बालों में, हमारे स्कैल्प में जो है मसाज नहीं होता है, सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है, एक्सरसाइज़ बहुत कम लोग करते हैं। अपनी रूटीन वर्क जैसे वर्कआउट कह लें, एक्सरसाइज़ कह लें, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। और फिर होता क्या कि आपने बाल बहुत जल्दी से ब्रश किया, सॉरी अपना शैम्पू किया और फिर निकल गए। अगर आपने उस पे अपने डेली बेसिस पे 5 टू 8 मिनट्स का मसाज स्कैल्प के लिए ज़रूरी है। अगर आप डेली स्कैल्प का मसाज करना शुरू कर देते हैं विदाउट एनीथिंग, तो आपका डैंड्रफ जो है वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ सर्कुलेशन प्रॉपर होने की वजह से। सिवाय से कि अगर वो कोई फंगल इन्फेक्शन है, उसके लिए फिर आपको मेडिकेशन लेनी पड़ेगी कि वो फंगल इन्फेक्शन सर्दी की वजह से है, पसीना बहुत ज़्यादा आया है और वो ड्राई नहीं हुआ है, कोई बैक्टीरिया लग गया, तो वो आपको देखना पड़ता है। ठीक हो गया। और इसके अलावा जो मैम ये बर्न स्कार्स होते हैं, ये जैसे करते हैं इसकी, तो आजकल जो थेरेपीज हैं ये सारी की सारी ये पॉजिटिव है ये भी। सॉरी समझी नहीं, दोबारा बोलिए, दोबारा कहिए, सॉरी जो कॉल आ गई थी। जलने के बेसिकली निशान होते हैं, बर्न स्कार्स, इनके लिए जो करते हैं। बर्न स्कार्स, ओके, बर्न स्कार्स, ओके, ठीक है। अच्छा, उसके लिए भी यही होता है फरहान के आपका बर्न स्कार जो है, एक तो पुराना कितना है, देन वो किस उसकी मतलब सिवियरिटी कह लें या उसकी डेप्थ कितनी है। एक्चुअली कभी-कभी जो होता है वो इतना सिवियर बर्न हुआ था कि स्किन बिल्कुल जिसे कहते हैं ना श्रिंक होके चिपक जाती है और बहुत अनइवन हो जाती है। इन सब के लिए बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं।
और एक हद तक वो फ़ायदा हो जाता है और वो सारी चीज़ें जो है इसके लिए आपके जो सिलिकॉन के पैचेज़ मिलते हैं, इसके लिए आपको डिफरेंट जेल्स मिलते हम्म। हैं और साथ-साथ आपको विटामिन्स हम खाने को रिकमेंड करते हैं। अगर आप ये तमाम चीज़ें करते हैं तो उससे आपका फ़ायदा मतलब अफ़ाक़ा होना शुरू हो जाता है। हम्म। बट वही वाली बात है कि किसको कितनी देर में फ़ायदा होगा, उसकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है और वो अपनी बॉडी का कितना ख़्याल रख रहे हैं। लेकिन बर्न स्कार्स क्लियर हो सकते हैं, एटलीस्ट 80 टू 90% तो क्लियर हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। बिल्कुल, बिल्कुल, कुछ नहीं होता, जैसे कि सर्जरी नहीं कर मैं जो बात कर रही हूँ सर्जरी की बात नहीं कर रही हूँ हम्म। अगर मैं बात करूँगी जामुन की गुठली का जो है उसकी क्रीम बनती है वो लगाई जाती है। अच्छा। उसके अलावा जो है आपका जो प्रॉन्स होते हैं उसका ऑयल बना के लगाया जाता है। ठीक है। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ हैं जो कि बर्न स्कार्स के ऊपर काम करती हैं। ठीक हो गया, बिल्कुल। और अदर देन डैट मैम, ये जो हमारे आपने जैसे डाइट का जिक्र किया, तो क्या ऐसी स्पेसिफिक चीज़ें हैं लाइक वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, जो हमारी स्किन के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं, या हमारी बाकी सारी डाइट में हम चिकन भी खाते हैं और भी बहुत कुछ खाते हैं, हमें वो नुकसानदेही होता होगा जो चटपटी चीज़ें हैं? हुँ। देखिए मसाले जो है स्पाइसेस इतने नुकसानदेह नहीं होते इसलिए कि नेचुरली हैं। हम जो बकिया चीज़ें खाते हैं लाइक अगर हम मीट की बात कर रहे हैं तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं चिकन। हाँ। पोल्ट्री जो अगर उस पे जाते हैं तो हम चिकन इस्तेमाल करें। चिकन जो है हमारे यहाँ फार्मी चिकन इस्तेमाल हो रही है, देसी मुर्गे का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। फार्मी जो चिकन है वो आप सोचें कि आप उसको केमिकल लाइक हार्मोन्स ब्रीड किया जाता है, उसको केमिकली जो है उसको फूड दिया जाता है, तो वो वैसे ही आपके लिए नुकसानदेह है। दूसरे हम आ जाते हैं प्रोसेस्ड फूड के ऊपर। प्रोसेस्ड फूड जो है उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स बहुत ज़्यादा होते हैं, केमिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, कलर्स होते हैं, वो तमाम चीज़ें आपके पूरे सिस्टम को डैमेज करते हैं। तो इस तरह की चीज़ों के बजाय अगर आप नेचुरली फ्रेश फ्रूट्स खा लें, वेजिटेबल्स आप खाइए, सौते करके खाइए, लेकिन सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि वेजिटेबल्स उस हद तक पकाएँ जब उसका रंग ना खराब हो रहा हो। अच्छा। जहाँ आपने सब्ज़ी को इतना पका लिया कि वो जल के काली हो गई है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो सिर्फ़ हम्म। आपको एक भुनी हुई चीज़ मिलेगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं। आप बीन्स बिल्कुल खाइए, फ़िश बहुत अच्छी है आपके हेल्थ के लिए, स्किन के लिए, बालों के लिए। फ़िश ज़रूर खानी चाहिए, बीन्स खाने चाहिए, दालें, लेंटिल्स जो है वो लाज़मी इस्तेमाल करनी चाहिए। दालों का अच्छा। इस्तेमाल हमारे यहाँ बहुत लिमिटेड होता है कि जी कभी बना ली या हलीम बना लिया, हम्म। लेकिन दालों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये डिफरेंट सोर्सेज़ हैं जो अल्लाह ताला ने उतारी हैं, अगर आप इसको कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ये फ़ायदा देती हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और मैम इसके जो आपके जो कॉस्मेटिक सर्जरी है स्पेसिफिकली, इसमें जो ये हमारे बाद लोग कलर फेयरनेस के लिए, फीमेल्स तो खैर बहुत करती हैं, बट सम टाइम कुछ मेल्स भी आई थिंक कुछ करवाते ही होंगे। तो वो उसके जो ये करते हैं यूज़, क्या वो उसके कुछ ऐसे साइड इफेक्ट्स हैं जो नुकसानदेह हो, या वो भी नॉर्मल ही हैं? देखो मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कॉस्मेटिक सर्जरी का। हम्म। कॉस्मेटिक सर्जरी जो है वो एक अलग चीज़ है, नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट्स एक अलग चीज़ है, ट्रीटमेंट्स जो होते हैं वो एक अलग चीज़ है। ठीक है। कॉस्मेटिक सर्जरी वो है जो कि अंडर नाइफ आप करते हैं, लाइक उसमें आपने कट लगाना है, स्टिचेस लगाने हैं, उसको पूरा काटा-पीटा सही किया। अच्छा। वो आपकी नोज़ का शेप हो सकता है, फेस का जो है आपका नेक का लिफ्ट हो सकता है, बॉडी की शेप हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, आपके लिप्स होते हैं, कान होते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि अंडर नाइफ की जाती हैं, वो सर्जरी में आती हैं। बट हम लोग जो सजेस्ट कर रहे होते हैं या हम लोग जो कर रहे होते हैं वो नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट्स होते हैं जो कि डिफरेंट मशीन के साथ, जैसे उसमें लेज़र हो गया है, आपका उसमें केमिकल पील्स हो जाती हैं, उसके अंदर मीज़ो हो जाता है, उसके अंदर जो CO2 आ जाता है, आपके रेवलाइट आ जाते हैं, एंडियाक आ जाता है, ये वो तमाम डिफरेंट टाइप के जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, RF फ्रैक्शनल लेज़र आ जाता है, उसके अलावा हाइफो आ जाता है। ये वो ट्रीटमेंट्स हैं जो कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के अंदर, स्ट्रेंथ के अंदर, रेस के साथ एंड लाइट के साथ जो है वो आपके स्किन के अंदर जाके अपना काम करते हैं, सेल को रिजुविनेट करते हैं, स्किन को फर्म करते हैं। और आप उसके लाइक उसके सेशंस लेते रहते हैं तो आपकी स्किन की कंडीशन नेचुरली बेटर होना शुरू हो जाती है, बट एक सेशन में नहीं होती है। साथ ट्रीटमेंट्स जिसे हम कहते हैं वो लाइक होता है कि फिलर हो गए, बोटॉक्स हो हम्म। गए, आपके थ्रेड्स हो गए, छोटे मोटे इंजेक्टेबल लाइक मीजो हो गया, हम्म। इन सब का कोई नुकसान नहीं है। व्हाइटनिंग इंजेक्शन जो हैं लाइक वो आपका इन्वेजिव ट्रीटमेंट में आता है, उसके व्हाइटनिंग इंजेक्शंस भी होते हैं, व्हाइटनिंग ड्रिप्स भी होती हैं, अब तो स्लिमिंग ड्रिप्स भी हैं, आपके ग्लो ड्रिप्स मौजूद हैं, आपकी इम्यूनिटी ड्रिप्स मौजूद हैं, हर तरह की ड्रिप्स है। हम्म। सिर्फ वाइटामिन होते हैं जो आपकी बॉडी में ड्रिप के थ्रू इंजेक्ट किए जाते हैं।
ठीक है। अच्छा, इससे भी ज़्यादा जो अच्छी सोर्स है वो हम जो दे रहे होते हैं, हम ओरल सबलिंगुअल जो है आपको विटामिन्स ड्रॉप दे रहे होते हैं, जो हाँ। कि आपकी व्हाइटनिंग के लिए होते हैं। सबलिंगुअल जो है वो फास्टेस्ट रिस्पॉन्ड करता है, आपको जो भी मेडिसिन होती है बॉडी के अंदर जाके रिजल्ट देती है, और उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। इन तमाम चीज़ों का कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ यही कि कौन सी चीज़ किसको इस्तेमाल करनी है। एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज डैट के कोई भी चीज़ जब आप इस्तेमाल कर लें और आपको रिजल्ट आ जाए, उसको हाँ, आपने उसकी केयर करना है। आप केयर नहीं करेंगे तो आपकी तमाम चीज़ें बेकार हो जाएंगी। इसलिए केयर तो हर चीज़ को चाहिए। अगर आप अपनी स्किन की या किसी भी चीज़ की केयर करते रहेंगे तो इंशाल्लाह वो आपका सही रहेगा। ठीक हो गया। और मैम कॉमन प्रॉब्लम्स में आपके पास सबसे ज़्यादा पेशेंट्स किस चीज़ के आते हैं? पिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन के। छाइयाँ, पिगमेंटेशन के सबसे ज़्यादा पेशेंट आता है, उसके बाद हेयर का आता है, लेकिन पिगमेंटेशन इतना कॉमन इशू है। और वो क्यों हो गया है? हुँ। इसलिए कि हम सब लोग भाग रहे होते हैं गोरा रंग करने के हाँ, लिए। हाँ। गोरे रंग के नाम पे कुछ हमें मिल जाए, हमने इस्तेमाल कर लेना है। अब अच्छा, सबसे मज़े की बात है कि अगर मैं गोरे रंग की बात कोई मुझसे करेगा, मैं कहूँगी जी इसका ट्रीटमेंट है, आपको 15,000 रुपए महीना खर्च करना पड़ेगा। वो हुँ। कहेंगे जी ये तो बड़ी महँगी है, वो तो 500 की क्रीम मिल रही है, मैं वो 500 की क्रीम लगा के गोरी ना हो जाऊँ। वो 500 की जो क्रीम लगाते हैं उसके ऊपर वो 50 लाख रुपए खर्च कर लेते हैं उसको चेहरा सही करने के लिए। हुँ। ऐसा ही तो है। ये जो सिलेक्शन है वो अब यूँ समझ लें कि मैं सिर्फ ख़वातीन को जो है कसूरवार नहीं ठहराऊँगी। इस वक़्त मेरे पास जितनी ख़वातीन पेशेंट हैं उसके बराबर ही मेल पेशेंट हैं। इतने ही लड़के हैं जो पिगमेंटेशन का शिकार है, इसलिए कि अच्छा। वो भी वही अब रंग गोरा करने वाली क्रीम्स और अच्छा सनस्क्रीन का इस्तेमाल कोई नहीं करता। सन ब्लॉक को खाते में नहीं लाते कि भाई इसकी भी कोई वैल्यू है, इसको हमारी मतलब हमारी स्किन को इसकी नीड है, तो वो हुँ। इस्तेमाल करते ही नहीं है। तो होता क्या है कि आपकी स्किन डैमेज होती चली जाती है डे बाय डे। और सिर्फ लड़कियां नहीं, इस वक्त लड़के भी उसका शिकार है। अच्छा, अच्छा। पिगमेंटेशन एक दफ़ा आती है और बढ़ती चली जाती है। तो ये समझ लें कि सबसे ज़्यादा पेशेंट जो है, सबसे ज़्यादा ट्रीटमेंट जो है वो हमारे होते ही पिगमेंटेशन के। अच्छा, 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 अच्छा। यानी म मर्द हज़रात भी इसमें काफ़ी शामिल हैं। यस, बहुत ज़्यादा। बालों का मसला सबका होता है, लेकिन पिगमेंटेशन तो मतलब कॉमन है। ठीक हो गया ये। उन्हें क्यों गोरा होने का शौक है? बस आजकल सबको ही शौक है। बिल्कुल ठीक है। और मैम नाउ हम इस कुछ सोसाइटी के हवाले से कुछ कवर करना चाहेंगे। हाँ, हाँ। व्हाट यू फील के इस वक्त जो हमारे जो सोसाइटी है हमारे पाकिस्तान में स्पेसिफिकली उसमें वुमेन के हवाले से आप क्या सजेस्ट करती हैं कि यंग फीमेल्स को हमारे सोशल सिनेरियोज में कंट्रीब्यूट करने के लिए कैसे चैलेंजेस को डील करना चाहिए? और ज़्यादातर इफ़ आई एम नॉट सेइंग अबाउट जेंडर बायसनेस, लेकिन जैसा कि हमारे यहाँ फीमेल्स के भी बहुत सारे इश्यूज हो गए हुए हैं, उस हवाले से आपका क्या मैसेज है कि आप कैसे हमारी यंग फीमेल्स को कहते बिहेव विद कंसर्न? देखिए, सबसे अगर यंगस्टर्स की बात करें, फीमेल और मेल को हटा के बोथ की बात करते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है इस वक्त जो ज़रूरत है, पहले तो उनका विजन क्लियर होना चाहिए, उनका माइंड, उनका विजन बहुत क्लियर होना चाहिए। हमारे यहाँ शॉर्ट टर्म कहना चाहिए, मतलब शॉर्टकट सबको चाहिए है, चाहे वो आज के नया यंग बच्चा हो, बच्ची हाँ। हो, हर तलाश करता है शॉर्टकट। और शॉर्टकट जो है वो ज़्यादातर गलत रास्ते पे लेके जा रहा होता है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, उसको अपना डीपली स्टडी नहीं करेंगे और एक प्रॉपर बात लेके नहीं चलेंगे, आपके रास्ते में हर्डल्स नहीं आ रही हैं, स्ट्रगल्स आप स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं, आप कैसे सीधा-सीधा कामयाब हो सकते हैं? हाँ। लिहाज़ा अगर आपको कोई एक मुकाम पाना है, कोई एक अपना कोई एम आपको मतलब उसको रीच करना है एम तक, तो सिंपल आपने क्या करना है कि पहले आपने स्ट्रगल अपना जो फ़ेज़ है उसको लेके चलना है और ऐसे ही। मेहनत करनी है। शॉर्टकट पे मैं सबको मना करती हूँ कि शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं है। जिसने शॉर्टकट तलाश किया बहुत लकीली कहना चाहिए, बहुत लकी होते हैं जिनको मतलब कुछ मिल जाता है। वरना तो सिर्फ जो है उसके आगे जो है गहरी खाई है, बंदा गिर के ख़त्म हो जाता है। दूसरा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, मैं बच्चियों के हवाले से कहना चाहूँगी कि वैसे तो हमारी यूथ बहुत समझदार है, लेकिन लड़कियाँ होता क्या है कि आज मैं अगर अपने यंग जनरेशन को देखती हूँ तो उनको लगता है कि हम अगर आगे आने के लिए कोई गलत रास्ता भी अपना लेते हैं तो चलो ये ठीक है, हम अपनी एक पहचान बना लेंगे। अपनी पहचान बनाने के लिए कोई रॉन्ग वे, कोई गलत रास्ता इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अल्लाह ने जो आपके लिए लिखा है वो आपको मिल सही के बात, रहेगा। सही।
जो आपका रिस्क है, जो आपका मुकाम है, जो आपका नाम है, आप उसके लिए मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए, अपनी पढ़ाई के लिए, अपने जॉब के हवाले से हर तरह से कोशिश कीजिए और अल्लाह से मदद मांगते रहिए। अल्लाह ताला आपको वो मुकाम देगा, उसके लिए खुदारा शॉर्टकट्स या किसी झूठे आश्रय में, खासकर बच्चियों को मैं कहूँगी झूठे आश्रय में ना आइए। मैंने बहुत बच्चों को देखा इस तरह से अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हुए कि हम स्क्रीन पे आने के लिए ये कर लेंगे तो हमें स्क्रीन मिल जाएगी, हमें चैनल से ज़्यादा काम मिल जाएगा, और आज वो बच्चियाँ नज़र भी नहीं आती हैं। तो मतलब मैं मेरे से हर बच्ची से मेरी रिक्वेस्ट होती है, मैं कहा तुम जितनी एफर्ट करोगी, जितनी एबिलिटी होगी, वो खुद तुम्हें आगे लेके आएगी। लेकिन उसके लिए कोई गलत रास्ता, किसी के झांसे में आके कोई गलत रास्ता नहीं इस्तेमाल करना है। तो बच्चियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितना अपने घर में रह के, अपनी हुदूद में रह के वो अपना काम कर सकती हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। ऐसे ही ऐसे अगर हम प्रॉपरली अल्लाह ताला की मान लें तो मेरे ख्याल में हमारे काफ़ी मसाइल हल हो जाए। काफ़ी नहीं, सारे मसाइल हाँ हल हो जी। जाए, काफ़ी तो मैं कहती हूँ कुछ मसला ही नहीं रहेगा, लेकिन बहरहाल इंसान है, जी, जी, इंसान जी। जल्दबाज भी है, नाशुक्रा भी है, तो कहीं न कहीं बहक जाता है। ऐसा ही है। अप्रोच कर सकते हैं हम पॉजिटिवली। बिल्कुल, बिल्कुल। ऑडियंस में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहे रिगार्डिंग स्किन केयर तो मैम से पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। मैडम, डैंड्रफ के हवाले से आपने तज़किरा करते हुए दरमियान में ये पसीने की आपने बात की, तो मैं इस हवाले से थोड़ा-सा एक सवाल करना चाह रहा हूँ। पसीने का आना तो ख़ैर सेहत के लिए ठीक है, लेकिन बाज़ को कुछ ज़्यादा ही होता है, तो उस हवाले से आप रहनुमाई फ़रमाएँ कि वो सेहत के लिए कितना अच्छा है या ख़राब है? अगर ठीक नहीं है तो हमें कोई ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? काइंडली या बिल्कुल। बिल्कुल मैं आपको ये बताऊँ, पसीने की जो मैंने बात की, इत्तेफ़ाक से भी कुछ दिन पहले एक शो में ये चीज़ डिस्कस कर रही थी मैं, कि पसीना आना एक नॉर्मल प्रोसेस है। बॉडी के अंदर स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जो कि हमारा पसीना प्रोड्यूस करते हैं और पसीना आता है। पसीना जो है वो एक तरह से पानी की मतलब शेप में होता है, उसकी कोई स्मेल नहीं होती, उसके अंदर कोई भी मतलब ऐसा नहीं कि पसीना आएगा तो दाने निकल आएँगे, जलन होगी। बट अगर पसीना, एक तो पहली बात, पसीने में स्मेल आ रही है, तो ये डिफरेंट इंडिकेशंस होती हैं। तो उसका मतलब ये है कि आपके बॉडी के अंदर बैक्टीरिया पैदा हो गया है, लिहाजा आपको फ़ौरन डॉक्टर को दिखाना है, उसको ट्रीट करवाना है। दूसरा, आपका वेट बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर वेट बहुत ज़्यादा है तो पसीना ज़्यादा आता है, स्वेट ग्लैंड जो है एक्टिव हो जाते हैं। तीसरा, अगर किसी को मतलब सब कुछ करने के बावजूद बहुत ज़्यादा पसीना आता है, नॉर्मली होता है कि हमारी जो हथेलियाँ हैं या हमारे जो सोल्स होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, कि आप कागज़ भी नहीं पकड़ सकते, या थोड़ी देर में हाथ-पैर बिल्कुल जो है जगहों को गीला कर देते हैं। तो उसके लिए जो एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, उसके लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट्स होते हैं। लेज़र ट्रीटमेंट्स भी होते हैं और उसके लिए बोटॉक्स के इंजेक्शंस भी लगते हैं, जो कि डिफरेंट जहाँ पे ज़्यादा आपका स्वेट ग्लैंड एक्टिव हुआ है, तो उसको वो लगा के उसको रोका जा सकता है और उसको करवा लेना चाहिए। दूसरा, इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन भी आती है, R32 के नाम से, मुझे वहाँ का तो नहीं पता, बट यहाँ पाकिस्तान में इजीली मिल जाती है। R32 के नाम से होम्योपैथिक एक मेडिसिन है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 मंथ्स करेंगे तो आपके जो स्वेट ग्लैंड जो ज़्यादा एक्सेस मतलब काम कर रहे, एक्टिव हो गए, तो वो नॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं। तीसरी चीज़, अंगूर के जो पत्ते होते हैं, अगर वो आपको मिल जाते हैं, आराम से मिल जाएँगे कहीं भी, उसको ड्राई करके रख लीजिए और उसका पाउडर बना के उसको एज़ अ पाउडर जो है वो लगाना शुरू कर दें। जहाँ-जहाँ पे पसीना आ रहा है, तो कुछ दिनों में आपका जो पसीना है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। और उसके अलावा एक ऐसी सब्ज़ी भी मौजूद है जो हम ज़्यादा पसंद नहीं करते, वो है बैंगन। बहुत कम लोग शौक से खाते हैं। अगर बैंगन का स्लाइस काट के उसका मसाज करना शुरू कर दें डेली बेसिस पे और आधे घंटे के लिए छोड़ दें, उसको बिल्कुल ठंडे या पानी में हाथ डिप कर लें या पैर डिप कर लें, या जहाँ पे भी आपको ज़्यादा पसीना आ रहा है आर्मपिट्स वगैरह में, तो उस पे ठंडे पानी का स्प्रे कर लें। तो कुछ ही दिनों में वहाँ के स्वेट ग्लैंड जो है वो श्रिंक होके बाकी नॉर्मल कंडीशन में आना शुरू हो जाता है। बहुत शुक्रिया मैडम। जी। एक और सवाल, ये जी। विटामिन्स के हवाले से जिस तरह अपना फरहान साहब ने तज़किरा किया था, बाल के लिए जो विटामिन्स का इस्तेमाल करते हैं, क्या इसमें कोई केमिकल्स वगैरह होते हैं? उनका इस्तेमाल के हवाले से क्या आप सजेस्ट करेंगे काइंडली? हेयर्स की बात करें, बालों जी, की? जी, जी, हेयर अच्छा, विटामिन्स। बिल्कुल। देखिए, विटामिन्स जो होते हैं, असल में देखा जाए तो नेचुरल सोर्स जो है वो तो वही है जो अल्लाह ताला ने उतारी, जिसमें फल हैं, सब्जियाँ हैं, मसाले हैं, या अपने नट्स हैं, जो ड्राई फ्रूट्स कहते हैं। अगर हम टैबलेट्स के ऊपर, सप्लीमेंट्स के ऊपर जाते हैं, जो कि हमें मिल रही होती है तैयार, या विटामिन सी मिल रहा है, ई मिल रहा है, या डिफरेंट लाइक आपको मिनरल्स मिल रहे हैं, आपको प्रिमरोज़ मिल रहा है, जो भी विटामिन है या बायोटिन मिल रहा है,
तो एक्सक्यूज मी, उसमें क्या होता है कि वो जो है कंपाउंड होता है, आर्टिफिशियली केमिकल कंपाउंड होता है, उसको हम नेचुरल सोर्स नहीं कह सकते। नेचुरल सोर्स आपको मिल जाती है डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिल जाते हैं, और अब दुनिया में बहुत कॉमन हो गया है कि डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो है आपको टैबलेट फॉर्म में भी मिल रहे हैं, पाउडर फॉर्म में भी मिल रहे हैं, वो नेचुरल सोर्स है। वो तमाम विटामिन जो कि आप किसी मेडिकल स्टोर से उठा रहे हैं एक पिल की सूरत में, एक कैप्सूल की सूरत में, तो वो जो है आर्टिफिशियली तैयार किया गया है और वो केमिकल कंपाउंड ही है, वो नेचुरल सोर्स नहीं है। तो वो आप एक हद तक इस्तेमाल करते हैं। और बालों की जो आपने बात की तो उसमें बायोटिन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बट बायोटिन के लिए वो लोग जिनको एक्ने का मसला है तो वो बायोटिन इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनकी एक्ने बढ़ जाती है। दूसरा, अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो आप बायोटिन की जगह आपको पहले चेक करवाना है और आपको विटामिन डी खाना है, इसलिए कि विटामिन डी या आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से भी बाल गिरते हैं और हम सिर्फ बायोटिन पे रुक जाते हैं। तो उसको देखना, उसको समझना और फिर उसके बाद अपना जो विटामिन है उसका सिलेक्शन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत शुक्रिया मैडम, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू मैम सो मच, आपने टाइम दिया। आप ऑलवेज जज़ाकल्लाह। बिजी होती हैं और आपके कभी क्लिप्स प्रोग्राम के भी देख लेता हूँ काफ़ी इंफॉर्मेटिव। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको फिर इनवाइट करेंगे और मज़ीद नहीं, बिल्कुल। आपके तवज्जो से एक छोटा जी सा जी जी मैसेज जी दे दूं कि अगर आपने देखा होगा तो मेरा इंस्टा का अकाउंट हैक हो चुका हाँ हाँ था, हाँ तो ये भी हमने नई आईडी बनाई है, वो किसी कहने के मेहरबान की मेहरबानी थी जो हैक कर लिया। एनीवेज, तो कोई बात नहीं, उसकी मर्जी उसकी खुशी, अल्लाह ताला खुश रखे और हिदायत दे सबको। आमीन। तो ये हमारा नया अकाउंट है, जैसे कि फेसबुक का पेज हमारे पास है, तो इंशाल्लाह जितने फॉलोवर्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, ठीक है ठीक है तो इस पे इंशाल्लाह आप जो है उसको फॉलो कर सकते हैं और इंशाल्लाह आपसे ठीक है, राब्ता मैं शेयर रहेगा। कर दूंगा। थैंक यू सो मच। ठीक है, ओके, चलो, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।